मुकेश सहनी साहब, देखिए, जो नेता बोलते हैं हम उनको पकड़ते हैं उनके शब्दों को। आपने ये कहा था कि मैं हुक्म का इक्का हूं। 2020 आपने याद दिलवाया कि नीतीश बाबू आपकी वजह से सीएम बने थे। तो ये जो आप कहते हैं, ये संदेश किसको जा रहा है? नहीं, संदेश देने वाली बात नहीं है इसमें कि आपकी ताकत क्या है, लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि आजकल जो है याददाश्त लोगों में कमजोर होने के कारण लोग तरह तरह की चीजें सोचते हैं, और जो हम लोग जो उम्मीद रखते हैं, जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए मैं जी रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो लड़ाई लड़े बगैर वो हासिल हो जाए। तो अपनी मसल पावर मैं इसलिए दिखाता हूं कि लोग मुझे नोटिस में ले, लोग हमारी ताकत को समझे। बिहार में निषाद समाज 10.5% है, उसको लोग इग्नोर ना करें। और हमारे पास 5 साल में एक ही बार मौका आता है, विधानसभा के समय और लोकसभा के समय में 2 बार मौका मिलता है कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के मालिक हैं। हमारे वोट से देश के प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री हमारे वोट से बनना है, और जिनको हमारी वोट चाहिए उनको हमारी बात को मानना चाहिए। जैसे हमारी लड़ाई है कि निषाद समुदाय को, फिशरमैन कम्युनिटी को रिजर्वेशन एससी का आरक्षण चाहिए। बंगाल में निषाद को आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है। देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? तो हमारी लड़ाई जो है, जर्नी जो स्टार्ट हुआ कि निषाद समाज को रिजर्वेशन दिलाना, और इसके लिए बिहार में निषाद समाज को हम लोगों ने गोलबंद किया। पहले निषाद समाज जो था, उनके ऊपर एक थप्पा लगा हुआ था कि निषाद मल्ला बिंद बेलदार नोनिया मला का ये बस्ती है, टोला है, यहाँ पे पैसा दे दो, दारू दे दो और ये वोट आपको आसानी से मिल जाएगा। और इससे पहले ऐसा होता भी था, लेकिन हम लोगों ने अपने लोगों के बीच में जाकर लोगों को जागरूक किया है, बताया है कि सिर्फ 500 रुपया ले लेना और एक बोतल दारू लेने से आपके बच्चे का भविष्य सही नहीं होगा। आपको संगठित होना पड़ेगा, अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, और इस देश के में अपना अधिकार के लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ये देश आपका है। आपसे पहले मंच पर अभी नितिन नवीन जी थे, वो एक तरफ आपको भाई और दोस्त कह के गए, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक लाइन में कह दिया, विपक्ष में मादा नहीं है। जवाब आपका? जी, क्या विपक्ष में मादा नहीं है? तो ये तो अभी चुनाव के समय ही पता चल जाएगा। और विपक्ष में अगर मानदा नहीं रहता तो जिस तरीके से बिहार में फर्जीवाड़ा वोटर के साथ किया जा रहा, शायद ऐसा नहीं होता। और बार बार मोदी जी बिहार आ रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणा करते, चुनाव का समय है, बिहार के राज्य के सरकारी खर्चा पे 100 करोड़ रुपया खर्च करके बड़े बड़े रैली कर रहे हैं। अगर हम लोगों में अगर ताकत नहीं होता, शायद मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को इतना नोटिस लेने की आवश्यकता है। वो बैठे बैठे चुनाव जीत जाएंगे। देखिए, आपकी चीजें जो मैंने जानी और समझी, बहुत खूबसूरत बात आपने कही, वो संस्कार दिखाते हैं कि नीतीश बाबू, सुशासन बाबू, आपने कहा कि उनसे बहुत कुछ सीखा आपने अपने पॉलिटिकल करियर में। लालू जी का आप जिक्र करते हैं कि कैसे सोशल जस्टिस के लिए उनका बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, और आपने साथ साथ रामविलास पासवान साहब का भी नाम लिया। लेकिन क्या लगता है अब आपको कि वो एरा अब खत्म हो गया? क्योंकि अब बहुत युवा, आप युवा हैं, तेजस्वी युवा हैं, प्रशांत किशोर युवा हैं, चिराग पासवान युवा हैं। ये हर एक जनरेशन जो है ना, जो हमारे पूर्वज जो हैं, उनसे सीख कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक मेरा भी समय आएगा कि एक समय आने के बाद हमको भी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। तो आज वो समय आ गया कि राजनीति में शिफ्टिंग का समय आ गया। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अभी हमारे बीच में नहीं रहे, स्वर्गीय सुशील मोदी जी बीच में नहीं रहे, नीतीश कुमार जी हैं, अंतिम दौर पे हैं, तबीयत भी उनका स्वस्थ नहीं है। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनका भी तबीयत अस्वस्थ है, और वो भी राजनीति से मतलब दूर है। तो अभी इस बार जो चुनाव होगा वो शिफ्टिंग का है। तेजस्वी जी हैं, चिराग जी हैं, मैं हूं, प्रशांत किशोर जी, सब लोग हैं, और ये नए जनरेशन को ये राजनीति जो है ना, शिफ्टिंग होना है। तो यहाँ पे निश्चित तौर पे जो पुराने जो हमारा विरासत है, उनको लेके जो लोग चलेंगे वो सफल होंगे, और उनको जो इग्नोर करेंगे वो असफल होंगे। नीतीश जी का, लालू जी के और हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को, ये 3 विचार को लेके जो आगे बढ़ेंगे वो बिहार में सफल होंगे। नहीं, ये इस विचार के साथ थोड़ा सा भी मुकेश भाई, ये बात मुझे आपकी अच्छी लगी, चाहे उनके अपने सुपुत्र ही क्यों ना हो। बड़े बुजुर्गों का आदर, देखिए वो संस्कार बताते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ हुक्म का इक्का हूं, नीतीश बाबू हमारी वजह से सरकार में आए और मैं जीत की गारंटी हूं, इसमें थोड़ा थोड़ा आपको नहीं लगता एरोगेंस झलकता है? या ये किस तरह का कॉन्फिडेंस है? देखिए, इसमें ऐसे तो मैं किसी से लड़ाई करने के लिए जा नहीं रहा हूं, और राजनीति में तो यही है कि आपका जो ताकत है वो वोट है। और वोट पिछले 2020 में भी ये साबित हुआ
कि अगर हम महागठबंधन में उस समय में अगर हिस्सा रहते, अंतिम आवर में अगर हमारा गठबंधन नहीं टूटता तो आज वहां पे सरकार बन गया होता और तेजस्वी जी सीएम होते और मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर होता। लेकिन लड़ाई होने के कारण, हम दो भाई के आपस में लड़ाई होने के कारण, और मैं एनडीए में आया और एनडीए में आने के बाद हमें 11 सीट मिला और हमने 4 विधायक बनाया। अगर ये 4 विधायक का समर्थन अगर नीतीश जी को नहीं मिलता तो सरकार नहीं बनता। सिर्फ 4 विधायक तो हमारी जीती, अगर एनडीए में नहीं आते तो ये 100 तक नहीं पहुंच पाते। तो ये हमारी ताकत है और हम वहां पे आए और वहां पे जीत की गारंटी हुआ और सरकार बना। और आज वीआईपी पार्टी वहां नहीं है तो उनको एक बड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ेगा। अगर वो नुकसान से अगर उनको भरपाई अगर करना है तो निषाद समाज, फिशरमैन कम्युनिटी को जब तक रिजर्वेशन नहीं देंगे तब तक ये इसको नुकसान से वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। न्यूज 18 इंडिया पर इतने दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, जरा उनके लिए मैं समझना चाहूंगा कि महागठबंधन एकदम इंटैक्ट है, 4 राउंड मीटिंग हो चुकी है आप लोगों की, 60 सीटें आप मांग रहे हैं, डिप्टी सीएम का पद आप मांग रहे हैं, कांग्रेस है, आरजेडी है, क्या इस पर फैसला हो चुका है? देखिए, यहाँ पे जितने भी दल है इंटैक्ट इसलिए है कि हम लोग अभी विचार की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे कोई भी पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग लालू जी के विचारधारा को मान रहे हैं और मजबूती से हम खड़े हैं। यहाँ पे लोग कहते हैं ना कि हम खाना जो है ना भूख मिटाने के लिए करते हैं, पेट भरने के लिए खाना नहीं खाते। तो आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हम अपनी वजूद को कायम करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी देश में जितनी आबादी है उतनी ही हमें संख्या, हमें आरक्षण दे दीजिए। हमें किसी और का हिस्सा नहीं चाहिए। हमें 2 वक्त का रोटी हमें सही से मिल जाए। हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, हमारे बच्चे भी अच्छे नंबर ला रहे हैं, उनको भी राज्य में नौकरी मिलना चाहिए, देश में नौकरी मिलना चाहिए, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी का हक मारी करने के लिए नहीं मांग रहे और ना ही हमें किसी का एक सुई के नोक के बराबर भी किसी का हक चाहिए। लेकिन दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों का हक मार मार के जिंदगी बेहतर बनाए हैं। आज मेरे पास भी बहुत बेहतर जिंदगी, मैंने बॉम्बे में 900 रुपया महीना पे नौकरी कर 30 रुपया रोज पर मजदूरी करके मुंबई जैसे शहर में मैंने कामयाबी का झंडा गाड़ा, एक बेहतर जिंदगी जी रहा था। ये मैं आपसे समझना भी चाह रहा हूं। देखिए, आपने बड़ा अच्छा जिक्र कर दिया। मैं शुरुआत में चाह रहा था उसकी बात कर लूं। मुंबई चकाचौंध एक्टरों से भिड़ते थे, देवदास फिल्म का सेट आपने डिजाइन किया है, वो सब छोड़ छाड़ के 2013 में आप यहां आ गए और फिर ये पॉलिटिकल करियर आपका शुरू हुआ। तो ये कैसे अचानक सूझी आपको? ये यूं ही, मतलब मुंबई शहर में अपने, मतलब स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत संघर्ष किया। 900 रुपये महीने पे नौकरी करना, 30 रुपये रोज पे मजदूरी करना। लेकिन धीरे धीरे हमने अपने बिहारी बुद्धि लगाकर, मेहनत के दम पर, माता पिता के आशीर्वाद के दम पर मुंबई जैसे शहर में अच्छा काम करने लगे, एक बेहतर जिंदगी जीने लगे। और बिहार में मैं आया, देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, कल्पना रखते हैं, लेकिन इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। और फिर मैंने बॉम्बे का ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर अपने लोगों के लिए आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं चाहता तो मैं अपने लिए पर्सनल राजनीति करना रहता तो वो भी हो जाता और मुंबई में रहकर बेहतर जिंदगी जीता। लेकिन मैं आज बॉम्बे को छोड़ रहा हूँ सिर्फ अपने लोगों को चेहरे पे खुशी लाने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए। तो आज अधिकार दिलाने के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो हम पे राज करने के लिए हमसे लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम जो लड़ाई लड़ते हैं सिर्फ हमारे आने वाला जनरेशन जो है वो सर उठा के जिए। सर, अभी वो नितिन नवीन साहब को आपने सुना, वो तो एक तंज कस गए। वो कह रहे थे कि आप ही ने कहा ये कि मोदी जी निषाद समाज को आरक्षण दे दें, मैं जान की बाजी लगा दूंगा। तो वो दूसरी तरह का हिंट भी तो है, वो कह रहे हैं कि पता ही नहीं कल को ये हमारी तरफ आ जाए, बाएं फैलाए, हम इंतजार कर रहे हैं उनका। तो क्या उनकी बात किस तरह से लें हम? देखिए, अभी बोल के गए, निश्चित तौर पे हमारे भाई समान है और हमारे सामने में उन्होंने कहा और शुभकामना भी दिया कि हमारी सरकार बन रही है और मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बन रहा हूं, तो इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा। और रहा कि मेरी लड़ाई जो है ना, और निषाद समाज को सम्मान दिलाने के लिए है। और देश के प्रधानमंत्री जो आज की तारीख में है, नरेंद्र मोदी जी हैं, वो निषाद समाज को सम्मान दे सकते हैं। बिहार में, यूपी में, झारखंड में निषाद समुदाय को रिजर्वेशन दे सके। तो निश्चित तौर पर अगर वो देते तो हमारे समाज के लिए और हमारे लिए, हमारे ऊपर बड़ा एक उपकार होगा। क्योंकि देश के जो उस कुर्सी पर बैठे हैं उनको ही ये चीज करना है और संविधान के दायरे में रहकर करना है। तो निश्चित तौर पर अगर करते तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार करते और उसके लिए तो मैं कहा कि बहुत बड़ा उपकार होगा और निषाद समाज उनके साथ खड़ा हो जाएंगे। तो ये चीजें हैं कि वो करना चाहिए। क्योंकि मेरी राजनीति में आने का एक ही अगर कोई मकसद है, सिंगल एक मकसद है, तो है निषाद समाज को रिजर्वेशन देना। ना ही कि मंत्री बनना, ना ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना, राजनीति करना, ये सब मेरा कोई शौक नहीं था। मैं तो मंत्री बन गया। ये बात तो आपने खुद कही है, मैं बीजेपी से बागी होकर सीएम चाहिए, 60 सीटें चाहिए, ये तो आपने खुद ही बोली। ये ठीक है, अभी सरकार नहीं, इस पर बात बन गई है, सहमति बन गई। हाँ, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। सरकार बनेगा तो अति पिछड़ा का बेटा के हाथ में भी पावर होगा
और सरकार के 2 नंबर कुर्सी पर अति पिछड़ा निषाद मल्ला का बेटा बैठेंगे। इसमें 1% भी आगे पीछे नहीं है। सीट की बात है तो हम लोग विचार से बंधे हुए हैं। 2, 4, 5 सीट इधर उधर होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और भी कुछ सहयोगी से 55 पे मान जाएंगे मतलब? कोई और भी सहयोगी से हम लोग बात कर रहे हैं, कोई सहयोगी आएंगे। वो कौन है बता दीजिए, वो जो दूसरे सहयोगी हैं? 2 सहयोगी से और भी बात हो रहे हैं। एक बार सब चीज क्लोज होने के बाद आप वो एनडीए में से भी आ सकते हैं क्या? नहीं, एनडीए में पहले थे, वो अभी न्यूट्रल हो चुके हैं। उनको हम लोग चाहेंगे कैसे एडजस्टमेंट कर ले, तो वो हैं। और एक हमारे हेमंत सोरेन जी हैं, उनको भी हम लोग एडजस्टमेट कर रहे हैं। एक अच्छा बॉर्डर एरिया में अच्छा वोट है उनका है, लोग उनको मानते हैं। और वो ओवैसी साहब के बारे में क्या ख्याल है? वो भी है, तो उनका तो बिहार में कोई बड़ा कोई जनाधार है नहीं। और हम तो उससे आग्रह करेंगे कि बिहार में आपकी जो लड़ाई, वो लड़ाई हम लोग अगर वो हिस्सा बनना चाहें, मदद कीजिए, हम भी हैदराबाद आके आपको मदद करेंगे। आपने ये भी कहा है कि ये जो इस बार का चुनाव है बिहार वर्सेस गुजरात का चुनाव है, ये क्यों बोला आपने? ये इसलिए क्योंकि देखिए, बिहार में फैक्टर लालू जी, और लालू जी को कमजोर करने के बाद अगर दूसरी तरफ अगर खेमा बना, आपने तो लालू जी को रिटायर कर दिया। आपने बोला नीतीश बाबू, तो उनका उसका हो गया। विरासत अभी हम लोगों ने लिया ना, हम लोग वहां पे है ना। और एक दूसरा खेमा में नीतीश जी, तो नीतीश जी जब भी बीजेपी के साथ रहे तो पल्ला भारी रहा। और वही नीतीश जी लालू जी के साथ खड़ा हुआ तो बीजेपी का नामो निशान मिट गया बिहार में। अगर 2015 का अगर चुनाव देखिएगा तो बुरी तरीके से 60 सीट भी एनडीए को। नीतीश बाबू तो ये कहते हैं कि जितना विकास बिहार में हुआ है वो जब बीजेपी के मैं साथ रहा हूं तब रहा है, और अब मैं भूल कर भी नहीं जाऊंगा। कई बार उन्होंने ये बात बोली, पिछले चुनाव में उनका अगर बहुत सारा स्टेटमेंट लीजिएगा तो अगर उसको याद कीजिएगा तो बहुत सारा चीज अलग अलग समय में अलग अलग बोले हैं। किस परिस्थिति में बोलेंगे, क्या बोले हैं, अब उस पर मैं ज्यादा डिबेट नहीं करना चाहूंगा। उसको मैं अपना अभिभावक मान रहा हूं। मेरा फिक्र है कि वो उनके तबीयत अस्वस्थ है, उनके सही से उपचार हो, और उनकी विरासत को हम ही लोग आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे अभी बिहार में क्लियर है कि नीतीश जी को सिर्फ नाम के लिए इस्तेमाल कर रहे भाजपा। अभी अगर देखिएगा तो नीतीश जी की पार्टी में, नीतीश जी के ऑफिस में मोदी जी का फोटो लग गया है। अगर बिहार में देखिएगा चुनाव में इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था कि नीतीश जी के पैरेलल मोदी जी का फोटो होंगे। हाँ, देश के चुनाव में मोदी जी का फोटो होंगे, लेकिन राज्य के चुनाव में मोदी जी का फोटो की आवश्यकता नहीं पड़ता था। लेकिन इस बार ऐसा हो गया। लल्लन सिंह जी हैं, वो सब है ना उनके लिए। हाँ, तो उनका लगना चाहिए फोटो, लल्लन सिंह का लगना चाहिए या हमारे संजय झा का लगना चाहिए, इन लोगों का लगना चाहिए। बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी जी है, तो इसमें क्या एतराज है आपको? वो अलग से अपना प्रचार करे ना, भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले वो उनको जितना प्रचार करना करे ना। अभी मैं भाजपा की इधर में देख रहा हूं कि बड़ा बैनर लगा हुआ है, मोदी जी का देश रुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं, देश झुकेगा नहीं। तो समथिंग वो जितना स्लोगन लगाना लगाए, लेकिन नीतीश जी के सामने में पैरेलल अपना फोटो बड़ा करके वहां पे लगा लेना, तो मतलब मोदी जी को बिहार में आके चुनाव लड़ना है, जीतना है क्या? अभी नीतीश जी का तबियत अस्वस्थ है, ये बात क्लियर हो चुका है, तो उसका शिफ्टिंग जो है वो तेजस्वी जी के पास जा रहा है, हम लोगों की ओर जा रहा है। महागठबंधन के सरकार बनना है तो बिहार का राजनीति जो है एक बिहारी करेंगे, और मजबूती से यहाँ पे कोई गुजरात के लोग आके हम लोगों को गुमराह नहीं करेंगे। अच्छा मुकेश भाई, ये बताइए कि 20 साल का जो राज रहा नीतीश बाबू का, तो आपको लगता है कि कुछ अच्छे काम हुए उसमें? देखा जाए देश में जिस तरीके से विकास हुआ है, वो कहते थे कि जंगल राज खत्म कर देंगे, और करके दिखाया उन्होंने। देखिए, ये मिथ है। अगर पुराना आंकड़ा अगर आप लेके आते हैं, भारत सरकार के वेबसाइट पे होगा, राज्य सरकार के वेबसाइट पे होगा, अगर वो पुराने अगर डाटा अगर बेस को अगर खंगालेंगे तो पहले जितने क्राइम होते थे उससे ज्यादा क्राइम आज की तारीख में हो रहे हैं। और क्राइम किसी समय में किसी का भी सरकार में हो वो अच्छी बात नहीं है। अगर क्राइम अगर कंट्रोल हो तो ये हर सरकार का नियत और नीति होना चाहिए कि क्राइम कंट्रोल हो। और नीतीश जी अगर कुछ समय के लिए कभी भी अगर क्राइम कंट्रोल किए तो अच्छी बात है, और ऐसे ही आने वाले समय में जो भी राजनेता आए उनको क्राइम को कंट्रोल रखनी चाहिए। रहा कि ये मिथ है, और रहा कि नीतीश जी ने जो काम किए उस पर अभी बहुत ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन देश में जिस तरीके से हमारे बिहार 2005 में नीतीश जी के हाथ में आए, उस समय में अगर देखिएगा तो बहुत सारे राज्य जो है हमारी बराबरी में था, और वो सब राज्य जो है हमसे बहुत आगे निकल चुका है। अगर उड़ीसा की अगर बात कीजिएगा तो वो भी हमसे पीछे थे, लेकिन आज की तारीख में वो हमसे आगे निकल गए। झारखंड जो हमसे बहुत पीछे थे, लेकिन झारखंड हमसे आगे निकल गए। तो मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत बड़ा विकास हुआ, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, जैसे गुजरात में परिवर्तन हुआ, ऐसी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे नीतीश जी बिहार में एक सद्भाव बना के रखे, खास करके सामाजिक न्याय के लिए जो लालू प्रसाद यादव जी जो लकीर खींच दिए, जो सभी जाति सभी धर्म को सम्मान मिलने का काम जो होना था, ये बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में सभी जाति सभी धर्म के लोगों को सम्मान मिला। किसी सामंतवादी विचार को
यहाँ पे मजबूती से उसको पैर फंसाने के लिए नीतीश जी नहीं दिए, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। देखिए, युवा जो है ना, युवा नेता मुकेश भाई, वो एग्रेशन अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं शब्दों की गरिमा बनाए रखनी होती है। आपको किसी विशेष दल से दिक्कत है, समझ में आती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये जो एसआईआर का मुद्दा अभी चल रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय? क्योंकि वोट चोरी, क्या टाइमिंग से एतराज है या होना ही नहीं चाहिए? इलेक्शन कमीशन बेशर्म, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन पे हमारे पूर्व में जितने भी राजनेता रहे उनको भी भरोसा रहा, हमको भी भरोसा है, लेकिन आज की तारीख में जो इलेक्शन कमीशन में कुछ अफसर है उस पर हम लोगों को भरोसा नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ये इलेक्शन कमीशन अपने वजूद में, जैसे हनुमान जी के पास जो ताकत था 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाने काम किया, वही आने वाले समय में मैं उम्मीद करूंगा कि चुनाव आयोग के पास वही शक्ति और ताकत होगा कि देश में अच्छे चुनाव कराएंगे। आज समस्या कहां पे है? एक टाइमिंग का ऊपर है। उसके बाद अगर विपक्ष अगर कोई सवाल अगर खड़ा कर रहा है और चुनाव आयोग अगर उस जवाब को अगर संतुष्ट नहीं करा रहा है, वहां पे सबसे बड़ी तकलीफ है। आज की तारीख में चुनाव आयोग को सरकार का नहीं सुनना चाहिए, विपक्ष का सबसे पहले सुनना है। मीडिया को भी सरकार का नहीं सुनना है, विपक्ष का सुनना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़े नेता थे, उन्होंने कहा कि देश में विपक्ष जो है हमारी तीसरी आंख है, जो चीज हम नहीं देखते वो हमें दिखाते हैं, यानी कि विपक्ष हमारा सिर्फ नाम के लिए नहीं, वो हमारा तीसरी आंख है। तो आज की तारीख में सरकार हो या चुनाव आयोग हो, वो हमारे अपनी तीसरी आंख हमको क्यों नहीं समझ रहे? अगर मैं बता रहा हूं, अगर कुछ कह रहा हूं, तो उस बात पे बताए, आके हमको साबित करे कि हम जो बोल रहे वो गलत है। हम बार बार आपके घर पे आ रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ये चीज गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होगा, तो आप फरमान दे रहे। अगर यही करना था तो आप 2024 का चुनाव खत्म होने के बाद करना चाहिए, समीक्षा कर लेना चाहिए था। अभी आपने जब फाइनल सूची आपने जनवरी में सूची प्रकाशित कर दिया, तो आपको क्या जरूरी है? तो समझाइए ना, ऐसे में होगा क्या? ऐसे क्या फर्जीवाड़ा हो रहा है? एक कहीं पे मेरे साथ चले, 1 करोड़ रुपया का मैं चुनाव आयोग को किसी को भी मेरे साथ खड़ा कर दे, उसको इनाम में देने के लिए तैयार हूं। एक साथ मेरे साथ आए, आप जो विधानसभा का नाम कहते हो उस विधानसभा का नाम पे हम चलते हैं। आप एक बूथ लीजिए, लॉटरी निकालिए, जो बूथ का नाम लेते उस बूथ का नाम मर लीजिए और मेरे साथ चलिए आपके कैमरा के साथ, और चलिए वहां पर। अगर वो बूथ पे अगर सही से बीएलओ अगर काम हुआ होगा, या जो भी पदाधिकारी है डीएम साहब के निगरानी में, सीओ बीडीओ जो भी लोग काम किए, अगर वो बूथ पे अगर 50% भी अगर सही काम हुआ होगा, तो मैं 1 करोड़ रुपया जुर्माना देने के लिए तैयार हूं। ये चुनाव आयोग को चैलेंज देता हूं, ये तो करे। अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरी बात को भी तो सुने। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आपके सामने में होगा। कहीं पे काम नहीं हो रहा, फर्जीवाड़ा हुआ। जो चुनाव आयोग के 11 दस्तावेज, जो 12 दस्तावेज था, उसके अनुकूल, उस एसओपी के अनुकूल बताइए बिहार में काम नहीं हो रहा। जो लोग बाहर है उनके भी वोटर लिस्ट में नाम ऐड हो रहा है, फिजिकल साइन नहीं हो रहा, उसके बाद भी बीएलओ जमा कर रहे, तो फिर कर क्या रहे भाई? मेरे खुद के परिवार में हुआ, मेरे वाइफ बॉम्बे में है, उनके नाम पे अभी बीएलओ ने पेपर एक्सेप्ट किया है। मैं खुद पटना में हूं, मेरा पेपर एक्सेप्ट करके और मेरा नाम चढ़ा हुआ है। फिर आप क्या कर क्या रहे हैं? जब आपके पास कंट्रोल नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो क्यों कर रहे हैं? इसके लिए कीजिए, 6 महीना 1 साल का समय लीजिए, आराम से शांति से सबको समय दीजिए। आज मान लीजिए हमारे कुछ भाई है, बॉम्बे में रहे, दिल्ली रहे, मद्रास में रहे, चेन्नई में रहे। आपको मालूम है कि बिहार से बड़ा संख्या में जो है दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए, काम, अपने घर परिवार चलाने के लिए जा रहे। ये बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको मालूम है करोड़ों करोड़ की संख्या में लोग बाहर हैं और सबके पास समय है कि हम छठ में जाएंगे या दीपावली में जाएंगे। आप बताइए, अपना वोटर लिस्ट बनाने के लिए यही काम बच गया कि वो वोटर लिस्ट बनाने के लिए बिहार आएंगे। आप उनको समय दीजिए ना, ये काम चुनाव के बाद कर लीजिएगा। इतना क्या जल्दीबाजी है भाई? टाइमिंग को लेके आपको मोटा टाइमिंग का काम ही सही नहीं है। अभी भी चुनाव आप 6 महीना टाल दीजिए। हाँ। हमको कोई घाई नहीं है। हाँ। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, मोदी जी के अपने कंट्रोल में रख ले राज्य को। हाँ। और 6 महीने के लिए चुनाव टाल दे और काम जो है ना वो सही से हो। एक भी नागरिक का, ठीक है, चलिए, वोटर लिस्ट में ठीक है सर, ये सुनिश्चित इस मुद्दे पर आपने बात कर ली। अब एनडीए क्या कहता है, हम जरा वो भी बात कर लें। वो ये कहते हैं कि ये जो चुनाव है 20 साल का हमारा काम वर्सेस जाति, इस तरह की बात भी एनडीए की तरफ से होती है। देखिए, नीतीश जी 2005 में आए, एक परसेप्शन बना, लालू जी 15 साल से सत्ता में रहे, उनके नेतृत्व में वो काम नहीं हुआ, और एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का सहयोग रहा। नीतीश जी सत्ता में 2005 में आए और वो आए सिर्फ नीतीश जी को, लालू जी को हटाना था। 2010 में नीतीश जी ने कुछ अच्छा काम किए जिसके कारण वो सरकार बनाए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, और उन्होंने कुछ काम भी अच्छा किए। 2013 से तो नीतीश जी मोदी जी से लड़ाई लड़ रहे हैं, आज तक लड़ाई लड़ रहे हैं।
और ये बात हमको खुशी होता है, गर्व होता है कि एकमात्र हमारा नीतीश जी हैं और मोदी जी नीतीश जी को आज तक हरा नहीं पाए। ठीक है, तो ये हमें खुशी मिलता है। उसके बाद 2015 का चुनाव है, परिस्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश जी बने। 2020 में भी परिस्थिति से में 42 विधायक के मुख्यमंत्री बने। तो बिहार में विकास नहीं हुआ है और नीतीश जी के चेहरे पे जो भी 2 बार चुनाव, पिछला 2 चुनाव अगर देखिएगा तो एक परिस्थिति ऐसा बना, महागठबंधन से मैं निकल के एनडीए में चला गया, सरकार बन गया। ठीक, तो इस बार जो है सरकार बनना नहीं है, वो जो भी शक्ति लगाना लगा ले, जिस तरीके से फर्जीवाड़ा महाराष्ट्र में किए हैं, ठीक, वोट के साथ लाभ देके, लोगों को लाभ देके किए, वो सब बिहार में कुछ नहीं चलना। 30 सेकंड्स में आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप ये बता दीजिए कि आप महागठबंधन में रहेंगे, ये गारंटी हम मान के चलें? और यदि आप रह रहे हैं महागठबंधन में, आप ये कह रहे हैं, तो कितनी सीटें आती है? हालांकि इट्स टू अर्ली, अभी इलेक्शन थोड़ा आगे हैं, लेकिन देखिए, कितनी सीटें आपके चेहरे पे मुस्कान से ही हमें पता चला कि मेरी ताकत क्या है। आप सबको पता है कि मुकेश सहनी वो ताकत है, कि मुकेश सहनी को इस राज्य में एक बड़े से बड़े राजनेता, चाहे वो गुजरात का हो या बिहार को, मुकेश सहनी को इग्नोर नहीं कर सकता है। ये हमारी ताकत है और मैं जहां मजबूती से रहूंगा वहां सरकार बनना है और मैं महागठबंधन में मजबूती से विचार के साथ हैं और छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनेंगे और निषाद मल्ला का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा। चलिए, आप जो है वो बात कह रहे हैं, जनता कितनी समझेगी? जनता जनार्दन है, वो जब चुनाव आएंगे और नतीजे आएंगे फिर आपसे बात करेंगे। आप हमारे इस मंच पर आए, मुकेश सहनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पर आने के लिए। जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। और अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल से कि वो कृपया मंच पर आए।